नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दूसरे चरण के मतदान की। आज दिन भर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक हमने आपको मतदान के सारे अपडेट दिखाए। बंगाल की हिंसा दिखाई, चुनाव के दौरान सीबीआई छापेमारी के दौरान मिले हथियार दिखाए, वोटरों का उत्साह दिखाया और बुरके में फर्जी मतदान को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तरफ से किए गए विशेष इंतजाम भी दिखाए। बुरके की जांच की खबर को यदि हम छोड़ दें तो बाकी सारी खबरें और तस्वीरें कमोबेश सभी चैनलों ने आपको दिखाई होगी। लेकिन जवाब तो चाहिए में आज हम जो दिखाने जा रहे हैं वो किसी ने भी नहीं दिखाई होगी, किसी ने बताया भी नहीं होगा और किसी ने तस्वीर के पीछे छिपी कहानी को देखने की कोशिश भी नहीं की होगी। 26 अप्रैल दिन शुक्रवार दूसरे चरण के लिए 88 सीटों पर मतदान हुए। हर शुक्रवार मस्जिदों, मज़ारों, सड़कों और सार्वजनिक पार्कों में नमाजियों की जो भीड़ दिख जाती थी वो आज उन क्षेत्रों में नहीं दिखी जहां मतदान होने थे। नमाजी बड़ी संख्या में नमाज छोड़कर मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए लाइन में खड़े दिखे। अब आपको लग रहा होगा कि ये नमाजी इतने जिम्मेदार नागरिक हैं कि चुनाव आयोग की अपील को सुनकर मतदान की लाइन में खड़े हो गए, तो आप गलत हैं। इनकी लाइन लोकतंत्र के प्रति इनकी आस्था नहीं बल्कि मोदी के प्रति इनकी नफरत को दर्शाती है। मतदान के लिए ये अपनी नमाज को छोड़कर नहीं आए हैं बल्कि इन्होंने मोदी को हटाने के लिए अपनी नमाज की कुर्बानी दी है। किसी भी हाल में ये मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते, इसलिए ये नमाजी अपने नमाज की कुर्बानी दे रहे हैं। ये कुर्बानी राजनीतिक विरोध को साधने के लिए नहीं बल्कि मोदी और उनके समर्थकों के प्रति नफरत को दर्शाने के लिए है। और यही वजह है कि नोएडा सेक्टर 54 में जिस खरगोश पार्क में शुक्रवार को नमाजियों की खचाखच भीड़ होती थी, उसी खरगोश पार्क में आज वीरानगी नजर आ रही है। प्रशासन पहले भी इन नमाजियों को इस पार्क में नमाज पढ़ने के लिए मना करता रहा है और इसके लिए विवाद भी होते रहे हैं। लेकिन क्या मजाल कि ये मान जाए। लेकिन आज प्रशासन ने संदेश भिजवाया कि धारा 144 के लगे होने की याद दिलवाई और नमाजी मान भी गए। हालांकि यह धारा पिछले शुक्रवार को भी थी और अगले शुक्रवार को भी रहेगी, लेकिन नमाजी प्रशासन के आदेश को मानने के लिए मजबूर नहीं है। ये सरकार या प्रशासन के आदेश को अपनी सुविधा के हिसाब से ही मानते हैं। ये शुक्रवार ये आदेश इनकी सुविधा में फिट था, सो इन्होंने मान लिया। आगे की आगे देखी जाएगी। दूसरी तरफ दिल्ली में जहां आज चुनाव नहीं थे, जुम्मे की नमाज में नमाजियों की केवल भीड़ ही नहीं देखी बल्कि प्रशासन के मना करने के बावजूद नमाजियों ने सड़कों पर नमाज भी पढ़े और जाम भी लगाया। खैर, इस बात पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और इस पर अभी चर्चा ना करके इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि नमाजी मोदी से इतनी नफरत क्यों करते हैं। नमाजियों का मोदी विरोध राजनीतिक है या सांप्रदायिक। संविधान से पहले कुरान को मानने वाले नमाजी क्या मोदी को हटाने के लिए कुरान को भी नहीं मानेंगे? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज 13 राज्यों में वोटिंग हुई। पहले चरण की तरह दूसरे चरण की वोटिंग भी आज शुक्रवार के दिन हुई। वोटिंग में मौलवी की गुप्त तहरीर का सीधा असर आज की वोटिंग पर नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए नमाजी ने नमाज छोड़कर पोलिंग बूथ पर लाइन लगाकर वोट दिया। वोटिंग के दौरान उन सीटों पर जहां मुस्लिम वोटर की संख्या अधिक है, वहां मोदी को हटाने के लिए मुस्लिम वोटर बहुत उत्साहित नजर आया। मस्जिदों में नमाज के लिए भीड़ नहीं नजर आई, लेकिन मतदान केंद्र पर नमाजियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। जबकि देश के उन क्षेत्रों में जहां आज वोटिंग नहीं हुई, वहां नमाजी सामान्य दिनों की तरह नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिया। आज उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हुई। यहाँ पर भी वोटिंग के लिए मुसलमानों ने नमाज की कुर्बानी दी।
नोएडा के सेक्टर 54 स्थित खरगोश पार्क में शुक्रवार होने के बावजूद नमाजी जुमे की नमाज के लिए नहीं आया, जबकि ये तस्वीर सामान्य शुक्रवार की है जब आसपास के फैक्ट्रियों में काम करने वाले नमाजी यहाँ भारी संख्या में नमाज के लिए आता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए उत्साहित नमाजी ने नमाज की कुर्बानी दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। और इसके बाद खरगोश पार्क जो सेक्टर 54 में नोएडा में है, वहां उसकी तस्वीर दिखाते हैं। हमारे संवाददाता ने वहां जाकर के जायजा लिया कि आखिर क्यों वहां पर लोग नहीं दिखे। तो वहां पर मजार पे ताला बंद दिखा, जहां पर खचाखच भीड़ होती थी शुक्रवार को, उस मजार पे ताला नजर आया। क्या है नजारा, एक बार आपको भी दिखाते हैं खरगोश पार्क सेक्टर 54 का। आज जहां पे मैं खड़ी हूं, यहां पर आपको देखेंगे कि पूरी तरीके से सुनसान है, सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां न किसी तरह की धारा 144 लगाई गई है, ना ही कर्फ्यू लगा है, बल्कि ये सन्नाटा मतदान को लेकर है, क्योंकि आज दूसरे चरण को लेकर गौतम बुद्ध नगर में मतदान जारी है। सभी मतदाता जो हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जिस एरिया में मैं खड़ी हूं, ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर हर दिन खचाखच भीड़ होती है, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीर भी दिखाए दरगाह के पास की ये तस्वीर है, जहाँ पर शुक्रवार के दिन यहाँ पर खचाखच भीड़ होती है, नमाज पढ़ने वालों की भीड़ होती है, लेकिन आज यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया है, क्योंकि लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन विक्रांत के साथ मैं दिव्या सिंह, सुदर्शन न्यूज। 10 साल बाद ये देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है और आशा ये की जा रही थी कि चुनाव आएगा तो जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, डंके की चोट पर अपनी 56 इंच की तथाकथित छाती को पीटेंगे और कहेंगे ये मैंने काम किया है, इस पर मुझे वोट दीजिए। पर यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। चुनाव के मुहाने पर आकर देश खड़ा है, चुनाव की दहलीज पर आकर देश खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी अपना काम तो भूल जाइए, प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ और सिर्फ हमारा ये मैनिफेस्टो, हमारे इस न्याय पत्र के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जो बोल रहे हैं हमारे न्याय पत्र से बोल रहे हैं, तो पहले तो आप सब प्रबुद्ध मूर्धन्य पत्रकारों के सामने मैं वाकई में हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूं, थैंक यू मोदी जी कहती हूं। आपने इतनी चर्चा हमारे घोषणा पत्र की कर दी कि बिना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आ रहा है, हर व्यक्ति हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहा है, लाखों डाउनलोड हो रहे हैं। और कुछ बातें जो उन्होंने उसके बारे में कही है, उसकी अभी मैं यहाँ पर कलेक्ट खोलनी जरूरी समझती हूँ। लेकिन वो करने से पहले मैं कुछ बातें जो प्रमुखता से हमारे घोषणा पत्र में है उस पर चर्चा करूंगी। हम लोग अपनी बात पहले करते हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद अगर कांग्रेस को ही कोसना था, अगर नेहरू का ही नाम लेना था, अगर इंदिरा जी को ही कोसना था, तो सत्ता में झुनझुना बजा रहे थे क्या मोदी? जी हाँ, तो कांग्रेस का कहना है कि उनके न्याय पत्र की घोषणा जो है, उनकी न्याय पत्र की चर्चा जो है वो बीजेपी कर रही है और ये अच्छी बात है, इसके लिए शुक्रिया अदा किया। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आज क्यों नमाजियों की भीड़ उन जगहों पर नहीं दिखी जहां पर पहले खचाखच भीड़ हुआ करती थी, और क्यों लंबी कतारें आज मतदान केंद्र के बाहर दिखे। इसके पीछे क्या है राज, करेंगे चर्चा। मेहमानों से आपका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा जी, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, अजय राय टीएमसी की तरफ से, और अधिवक्ता असगर अली खान जो है हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं अशोक यादव जी से करना चाहूँगा। अशोक जी, और टीएमसी वाले शायद अभी जुड़े नहीं है, टीएमसी ने अजय जी जुड़ गए। मैं सुबह अशोक यादव जी से चर्चा करूंगा। अशोक जी, क्या आज जिस तरीके से मतदान हुआ और पिछली बार पहले फेज में जो मतदान हुआ, मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, और ये चाहूंगा कि जिस तरीके से माई समीकरण के भरोसे आपकी पार्टी लड़ती है और माई समीकरण में जो एम है वो जिस तरीके से आज खुल करके वोट देने के लिए आया है, और मोदी के प्रति जिस तरीके से नफरत को लेकर के लोग जिस तरीके से हमारे पास कुछ बाइटें हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उसके आधार पर मैं ये बातें कह रहा हूँ आपको। क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव है
ये चुनाव राजनीतिक बदला लेने के लिए है या ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से सांप्रदायिक बदला लेने के लिए है? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ इस देश को 10 साल धोखा देने के बदले का चुनाव। आप जब मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो बड़े बड़े वादे किए थे और उन वादों को उन्होंने जुमले का शक्ल दे दिया। ये चुनाव उसी जुमले को हटाने का चुनाव है। आपको पता होगा जिस तरह से मोदी की गारंटी की एडवर्टाइजमेंट होता है तो जनता हंसती है। उसको ये लगता है कि मोदी गारंटी मतलब भ्रष्टाचारियों को भाजपा में डालने की गारंटी, मोदी गारंटी मतलब भ्रष्टाचारियों के मुकदमे वापस लेने की गारंटी, मोदी गारंटी मतलब पेपर लीक की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब अग्निवीर की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब पिछड़े दलितों के शोषण की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश को लूटने की गारंटी। ये जो गारंटियां थी मुकेश जी, फर्जी वाली गारंटियां थी, जुमरे वाली गारंटियां थी, इन गारंटियों की हवा निकालने के लिए आज इस देश का मतदाता सड़कों पे था। आप देखें होंगे फर्स्ट फेज के जब चुनाव संपन्न हुआ, जो कि 102 सीटों का चुनाव हुआ था, उसके बाद मोदी जी की भाषा बदल गई और उसी भाषा में बदलते हुए भाषा में वो बौखलाहट में बोलते हैं कि इस देश में मनमोहन सिंह ने ये कहा वो कहा, मंगलसूत्र खतरे में, क्या क्या। अरे कितना मतलब बौखलाहट में इस देश के मुखिया को, जिसके ऊपर इस देश की जिम्मेदारी है, उसके कंधों पर देश में सामाजिक समरसता बनाने की जिम्मेदारी है, और वो मुखिया अगर चंद वोटों के लिए देश में इस तरह नफरत बांटेगा मुकेश जी, मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन जो CSDS का सर्वे था, उस सर्वे में स्पष्ट है कि 23% जनता महंगाई से त्रस्त है, 27% जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, मात्र 8% जनता जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू मुस्लिम है उससे कंसर्न रखती है। इसी बौखलाहट में है कि मतलब आप 23% जनता महंगाई से त्रस्त है, इसका मतलब 77% जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23% जनता महंगाई से, 27% जनता बेरोजगारी से। वही बोले 27 का मतलब फिर ये भी तो हुआ ना, जो 73% को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल 27% जनता जो है उसको महंगाई से फर्क पड़ता है। नहीं, आप देखिए, आप डेटा को एनालाइज कीजिएगा। नहीं, आप डेटा की बात कर रहे हैं तो डेटा को एनालाइज करने का एक तरीका होता है ना। नहीं अशोक जी, मतलब ये साइंटिफिक तरीका है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना साइंटिफिक तरीका है। 27% अगर जो है वो त्रस्त है, इसका मतलब है कि 77% जो है वो त्रस्त नहीं है, तो ये तो मोदी के फेवर में जा रहे हैं। तो आप देखिए, आप इसको मिसलीड कर रहे हैं। नहीं, मिसलीड नहीं कर रहे हैं, जो डेटा आपने बताया। तो आप बताइए 77% के बारे में क्या है आपका ख्याल? देखिए, उसमें पूरा जो CSDS का डेटा था, हाँ। उस डेटा में बहुत सारे पैरामीटर्स थे। उसमें महंगाई थी, बेरोजगारी था, भ्रष्टाचार था, कुपोषण था, सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचने में कितना सफलता मिली है, ये सारी बातें थी। हाँ। तो इन बातों को मिलाकर के CSDS का सर्वे था। मैं वही कह रहा हूँ कि आप CSDS का सर्वे तो समझ गए, लेकिन उस डेटा को नहीं समझे। उसमें 23% और 27% जो है, इसका मतलब है जो बची हुई जनता है वो जो है इससे त्रस्त, ना महंगाई से त्रस्त है और ना बेरोजगारी से त्रस्त है। आप सुनिए ना, आप सुनिए ना अशोक यादव जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरी बात पे विश्वास कर सकते हैं, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, डेटा को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करता हूँ। तो आपने जो कहा ना, जो उसका दूसरा पार्ट है ना 27 का मतलब वो 73% जो है वो त्रस्त नहीं है, और ये जो 23% और 27% बता रहे हैं, ये विपक्ष का भी परसेंटेज इतना ही है। तो मतलब विपक्ष तो त्रस्त है ही, तो विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त नहीं है, विपक्ष जो है वो मोदी से त्रस्त है। और वही चीज़ आज के वोटिंग में, वही आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आज जो है नमाज की कुर्बानी दी गई है वोटिंग के लिए बड़ी संख्या में। मैं जिस सेक्टर में हमारा ऑफिस है नोएडा में, वहाँ और उसके ये उसी के आसपास की ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये इस मस्जिद में भी जो है नमाजियों की भीड़ होती थी शुक्रवार को। वहाँ पर आज बिल्कुल नहीं देखा। ये दिल्ली की तस्वीर है, ख्याला की तस्वीर है। यहाँ पर आज देखिए सड़क पे नमाज पढ़ी जा रही है जाम लगा करके। लेकिन खरगोश पार्क में जहाँ हजारों की संख्या में लोग आते थे, वहाँ सन्नाटा था आज। तो ये जो एक तरीके से मोदी को हटाने के लिए आप कर रहे हैं, आप ठीक है, राजनीतिक विरोध तक तो समझ में आता है, लेकिन ये धार्मिक विरोध जो है, इस तरीके से सांप्रदायिक विरोध, राजनीति को सांप्रदायिकता के आधार पर देखना, उस चश्मे से आंकना, ये कितना सही है? मैं इस पे कह रहा हूँ कि इस पे आप लोगों को सोचना चाहिए, और आपके जो वोटर हैं उसको थोड़ा सा जो है ना, इस बात को लेकर के थोड़ी नैतिकता जो है ना, उसके आधार पर भी वोटिंग करनी चाहिए। जी बाल मुकुंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी बाल मुकुंद जी, आज ये जो वोटिंग का आपने एपिसोड ये जो रखा है, मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने धर्म से ऊपर देश रखा है, जो लोग वोटिंग धर्म से ऊपर देश को रखा उन लोगों ने, और उस टॉपिक को भी आपने मैं समझता हूं गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हो आप। नहीं, आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं बाल मुकुंद जी, आपने बहुत अच्छी बात करी। और यही मेरी बात सुनिए। हाँ, आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस बात पे। बिल्कुल करना चाहिए, आप करिए जा करके, कोई दिक्कत नहीं है।
आप कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत। मैं कह रहा हूं कि साल के 364 दिन हम वही कह रहे हैं जो आप कह रहे थे। साल के 364 दिन हम यही अपील करते हैं कि आपको, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बाल मुकुंद जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बाल मुकुंद जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमारे पास। अब आएगी, सुनिए। हाँ हाँ, आप बोलिए। ध्यान से अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। जिन लोगों ने धर्म से ऊपर देश को रखा, आप फिर मोदी को ऊपर रख रहे हैं। अरे देश बड़ा है, मोदी नहीं रहेगा, कल प्रजातंत्र रहेगा, देश रहेगा। धर्म से ऊपर जिन्होंने देश को माना, वोटिंग के लिए जो गए, हम ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं वोटिंग के लिए, हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पता नहीं क्या क्या कहते हैं। डिबेट के अंत में हम भी कहते हैं, आप भी कहते हो कि वोट करने जाइए, और जब लोग वोट करने जाते हैं तो आप धर्म मंच में डूबते हो। आपको अधिवक्ता असगर खान साहब हमारे साथ हैं, वो आपसे बेटर बता पाएंगे, अधिवक्ता भी है, मुस्लिम स्कॉलर भी, वो आपसे ज्यादा अच्छा समझते हैं चीज को। देश बरा या धर्म, देश बरा या धर्म, आपने कहा। मैं असगर साहब से पूछ लेता हूँ ना, नहीं कुरान बरा या संविधान, देश बरा या वोटिंग, ये मैं पूछ लेता हूँ उनसे। इनसे मैं बहुत बार पूछा हूँ, उनसे समझ के ही मैंने ये लाइन निकाली है, क्योंकि मैं बार बार अपने प्रोग्राम में, इस डिबेट में छोड़ता हूँ, आप इस डिबेट को बीच में छोड़ता हूँ। आप छोड़ लीजिए, आप छोड़ दीजिए, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा, आप छोड़ दीजिए, लेकिन अपना जवाब असगर साहब से, आप अपना जवाब तो सुनते जाइए। असगर साहब से अपना जवाब तो सुनते जाइए। अरे आप जो कह रहे हैं ना, उसी पे जवाब देंगे। असगर साहब बताइए, क्या जो बाल मुकुंद जी कह रहे हैं, देश बरा या इस्लाम बरा, पहले कुरान या संविधान? इस्लाम नहीं, ये भी गलती यूज कर रहे हो। अरे आप सुनो ना पहले, अरे आप इस्लामिक स्कॉलर नहीं हो ना, असगर साहब हैं, वकील भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, उनसे सुन्निए ना। संविधान पहले आता है कि कुरान पहले आता है? उनसे पूछा, 75 बार मैंने पूछा, तभी ये ज्ञान मुझे हासिल हुआ है। हाँ, उनसे पूछ करके मैं उन्हीं के से ये ज्ञान हासिल किया हूं मैं। आप जरा उनको तो बोलने दीजिए। असगर साहब बोलिए। मुकेश भाई, हाँ मुकेश भाई, हाँ, तो बाल मुकुंद शर्मा जी कह रहे हैं, वो भी अपनी जगह 100% सही कह रहे हैं, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वो मेरी जाती राय होती है, वो मेरी कौम की या मेरे मुल्क की या मेरी जाति की नहीं होती, लेकिन हाँ मेरी जाती राय है, मैं उसको, आप सही कह रहे हैं, मैं कहता हूँ। लेकिन मैं एक चीज और कहता हूँ कि ये बात हम भी कहते हैं और आप हमेशा एतराज करते हैं। मैंने आज पहले हमारा धर्म बड़ा है, मैंने आज पहले कुरान बड़ा है, आपने कहा लो जी आप ये क्या कहते हो रोजाना, बल्कि हमारे ऊपर मजाक भरी तालियां बजाई जाती। नहीं, मैंने कहा ना, आपकी बात को मैंने माना। हाँ, एक मिनट बस मैं बता। हाँ। आज जो आप हमेशा कहते हैं, आज लोगों ने वो किया, और वही बाल मुकुंद भाई कह रहे हैं कि आज लोगों ने वो किया जो आप हमेशा कहते हैं। जब लोगों ने वो किया जो आप हमेशा कहते हैं, तब भी आप एतराज कर रहे हैं। तो अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग, जो मुस्लिम यहाँ तबका है, असगर साहब, मैं नाराज कहाँ हूँ? मैं नाराज कहाँ हूँ? मैंने नाराजगी कहाँ जताई है? मैंने तो सही तस्वीर बताई, ये हुआ है। आपको एतराज है? नहीं, मुझे एतराज नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। सुनिए, हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। अगर ऐसा चुनाव आयोग का सवाल होता है, मुझ जैसे एक दो गुनाहगारों को छोड़कर बाकी तो पूरे मुसलमानों को आपको शाबाशी देनी चाहिए। नहीं, आप शाबाशी दें उनको। नहीं, मैं शाबाशी दे रहा हूँ, मैं शाबाशी दे रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि साल में एक दिन क्यों, 364 दिन क्यों नहीं, 365 दिन क्यों नहीं? मैं शाबाशी तो दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 365 दिन शाबाशी देने दो ना। कहिए कि आज मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया। हाँ, आप इस जो उल्टा कह रहे हैं, आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आज मुसलमानों ने कुरान से ऊपर संविधान को रखा, तो 365 दिन क्यों नहीं रख सकते? एक दिन क्यों रख रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है। आप पहले ये सवाल ना कि उन्होंने, ये चुनाव आयोग से पूछना चाहिए था, वो शुक्रवार को क्यों रखा उन्होंने? हाँ तो ठीक है ना, पूछ लेंगे ना, आप जवाब सुन लिया ना आपने जी। अब इसका एक दूसरा पहलू यही है जो बाल मुकुंद भाई कह रहे हैं, ये ऐसा क्यों होता है, ये इंटेंशनली क्यों किया जाता है? आप अपनी सरकार से पूछिए, जो आपके बहुत अजीज करीबी दोस्त हैं, उनसे पूछिए क्या जरूरी था शुक्रवार को रखते, भाई और किसी दिन रख लेते। ये पूरे हिंदुस्तान को नहीं, ये पूरी दुनिया को मालूम है कि एक खास वक्त और एक खास दिन होता है, और वो दिन का ही वक्त होता है। ये नहीं कि वो रात का वक्त हो, चलो वो नमाज, हम जुमे की नमाज जो है हम 4 बजे, रात को 8 बजे पढ़ लेंगे रात के, ऐसा नहीं है। उसका एक खास वक्त है, दिन के बीच का वक्त है, जो लगभग दिन में 12:30 बजे से और दिन के लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक रहता है, और वही एक खास वक्त होता है वोटिंग का। और जानबूझ के उस वक्त आप इसलिए रख रहे हैं
ताकि वो ज्यादा मतदान ना हो। सर मैं आप तो कहते मैं हो, तो आप- ये कह रहा हूँ जो डर चुनाव और एक आपके शक लिए ये है, इतना महत्वपूर्ण है, ये मोदी डर को और हटाना एक शक इतना ये है- महत्वपूर्ण है कि आपने नहीं, कुरान की इस- बात तक इस- जो है वो मुकेश साइड भाई- रख दिया आपने। मुकेश भाई, इस डर और इस शक को भी निकालना होगा हाँ। कि मुसलमान किसी खास दूसरे के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं। अरे भाई, ये बात दूसरी है कि नहीं, मेरे लोगों पास को ऐसी नहीं पता। प्रतिक्रियाएं आई हैं आप सर, लोगों को पार्लियामेंट मेरे पास में- ऐसी प्रतिक्रियाएं आपने- आई है। मैं तो नहीं, हम तो अब फैक्ट के आधार पे बात करते हैं मैं- सर। नहीं, ये बात दूसरी है कि बीजेपी ने पार्लियामेंट में नहीं रखा मुसलमानों को। हाँ। लेकिन मुसलमान तो हैं भाई, वो तो सरकार के साथ भी है, मोदी जी के साथ भी है। कहिए तो मैं आपको लिस्ट भेज दूं, कम से कम 1,000 लोगों की लिस्ट तो भेज ही दूंगा अभी मैं, अगर आप कहेंगे तो। मैं जानता और हूँ जो आप आपको भी मुझसे ज्यादा आप आप भी हैं, जानते मैं हैं, जानता हूँ आप मीडिया के राष्ट्रवादी आदमी व्यक्ति हैं, राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, लेकिन मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। मैं एक 100% सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। मेजोरिटी जो तो लोग आप हैं वो उसी majority- तरीके से। जो भाई बिल्कुल। जो मेजोरिटी करती है वही माना जाता है। तो ठीक आप है। सबसे पहले मुकेश भाई ये कहिए कि आज मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया। हाँ ठीक है, बहुत उन्होंने- अच्छा किया, और ये उन्होंने सब चीज चीजों की उनको कुर्बानी 365 देके- दिन पूरे साल भर करना चाहिए। मैं ये अरे कह रहा हूँ भाई, आज तो जो ये- अच्छा ये किया वो आप पूरे आज अच्छा साल भर किया ना। करना चाहिए, अब देखिए, हमेशा जिस दिन उन्होंने अच्छा संविधान किया, को कुरान के ऊपर मुकेश रखना भाई, चाहिए। मुकेश भाई जिस दिन अच्छा किया उसी ठीक दिन है, criticize- मैं शुभेंदु शेखर जी के पास जाना चाहूंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। शुभेंदु जी, ये सारे सवाल जो हैं वो आपसे किए गए हैं, जो अशोक यादव जी थे वो भी कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज वोटिंग हो रही है, जिस तरह से नमाज छोड़ करके लोग जा रहे हैं वोट करने के लिए, और बहुत ही एग्रेसिवली वोट किया जा रहा है, मैं इस पर जानना चाहूँगा क्या जैसा कि अभी असगर खान साहब भी कह रहे हैं कि हमें शाबाशी देनी चाहिए, निश्चित तौर पे ये अच्छी बात है, बड़ी संख्या में वोट देना चाहिए, चुनाव आयोग भी ये अपील करती है, और चुनाव वोट सबको करना चाहिए, लेकिन उसकी कीमत क्या है, कसौटी क्या होनी चाहिए? मुझे उस कसौटी पे सवाल है कि इससे पहले आप साल भर कहते हैं, 364 दिन आप कहते हैं कि नहीं संविधान जो है नीचे है, कुरान हमारा ऊपर है, लेकिन जब आपको मोदी को हटाना है, मोदी को बदलना है, वोट देना है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं कुरान जो है बाद में, पहले संविधान, पहले हम मतदान करेंगे। शुभेंदु जी, शुभेंदु जी आवाज आ रही है आपको? वोटिंग करी है जी, तो मेरा मानना है कि वो बधाई के पात्र है। कारण कुछ भी हो, लोकतंत्र है, किसी को भी कोई वोट दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के लिए काम करती है। खाली कांग्रेस और भाजपा में जो फर्क है वो ये है कि कांग्रेस कहती है, भारतीय जनता पार्टी कहती, क्या कहती पहले वो बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो भारत के संसाधन हैं उसमें सभी का, जो भारत को अपना देश मानते हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, भारत को अपना मानते हैं, तो सबका एक सा अधिकार है सभी संसाधनों पे। पर कांग्रेस का ऐसा मानना है कि उसमें आपका बार बार फ्रिज हो रहा है, मैं कहूँगा एक बार अपना नेटवर्क जो है जरा एक बार फिर से ठीक करें, तो उसके बाद आपकी आवाज़ नहीं आ रही। टीएमसी नेता अजय राय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, मैं इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो संदेश खाली में आज जो हुआ, जिस तरीके से वहाँ पर हथियार बरामद किए गए, वहाँ पर अभी एनएसजी और जो बम निरोधक दस्ता है वो वहाँ पर पहुँची हुई है, और पूरे चुनाव में सेकेंड फेज में अगर कहीं से हिंसा की खबर आई तो वो बंगाल है, बंगाल में खून के छींटे जो हैं वो मतदान पर पड़े हैं। क्या कहेंगे आप कि आपकी सरकार जो है वहाँ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आप तो नहीं मानेंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपकी सरकार जो है और आपके सरकार के लोग जो हैं, पार्टी के लोग जो हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अजय जी, क्या कह रहे हैं? आज तो बंगाल में बहुत शांतिपूर्ण इलेक्शन हुई है। सीबीआई ने 3 बजे तक 60% वोट दिया है। संदेश खाली में 9 बजे संदेश खाली में अगर कुछ मिला है, संदेश खाली में सीबीआई प्लस एनएसजी प्लस एनआईए आप सबको मिला के अगर कुछ मिला है, कहां मिला है? कौन लेकर आया? बीजेपी लेकर आया है। संदेश खाली में आज कौन है? बीजेपी की सरकार ये एक्सपोर्ट करती है, ये विदेशी गन, ये विदेशी रिवॉल्वर्स, ये बम, ये विस्फोट, ये हमने पुलवामा में देखा है। ये बम कहां से आते हैं और फौजियों को कैसे मारकर चले जाते हैं, ये हमने देखा है। आज तक उसका प्रूफ नहीं मिला। सत्यपाल मलिक इसके जवाब है। आप ये सवाल मुझसे मत पूछिए कि संदेश खाली में क्या। मैं आपको कह रहा हूं शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ है और तृणमूल कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं करती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बीजेपी कहीं काम नहीं करती है, बीजेपी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, और आप जो है सारी सीटें जीत रहे हैं। आज जो 3 सीटों पे हुए आप जीत रहे हैं, ठीक है। हर एक पार्टी का अपना दावा है, आपकी मजबूरी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि जिस पार्टी के प्रवक्ता है उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। चर्चा कर रहे हैं कि मोदी को हराने के लिए नमाज की कुर्बानी, और इस पर चर्चा में शुभेंदु शेखर अवस्थी बोल रहे थे, लेकिन बीच में उनकी आवाज़ कट गई थी। शुभेंदु जी, अगर आपको आवाज़ मेरी मिल रही है और अगर आप नेटवर्क में हैं तो एक बार फिर से अपनी बात को पूरी कर सकते हैं। अगर आप सुन रहे हैं मुझे, शुभेंदु शेखर जी।
शुभेंदु जी आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है, आप अनम्यूट करें। अब शुभेंदु जी आपका आवाज़ म्यूट है आपका जी। शुभेंदु जी की आवाज़ नहीं मिल पा रही है। एक बार हाँ बोलिए शुभेंदु जी, अब आ रही है। नहीं अभी भी नहीं पहुंच रहे। मैं अशोक जी के पास जाऊंगा, तब तक मैं कहूंगा कि अच्छा एक बार अभी बोल रहे हैं कि आ गई। एक बार फिर से बोलिए, शुरू कीजिए। हेलो हाँ जी आ रही है जी। मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या फर्क है मुस्लिम समाज को लेकर, ये बताना चाह रहा था मैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है जो भी इस देश को अपना देश मानता है, इस भारत माता को अपना मानता है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य में रहता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कुछ भी पहनावा पहनता हो, उसका भारत के सभी संसाधनों पर बराबर हिस्सेदारी है। पर कांग्रेस का ऐसा मानना है कि जो मुस्लिम समाज है उसका भारत की संसाधन पर पहला हिस्सेदारी होनी चाहिए। यही फर्क है। इस चीज को कई बार हमने बताया भी है और मनमोहन सिंह जी ने तो कई बार अपने इंटरव्यू में भी ये बात बोली है जी। दूसरी चीज, आज वो नवाज को छोड़कर यदि वोट डालने गए हैं, किसी भी कारण से डालने गए हों, फिर भी बधाई के योग्य है। कम से कम उन्होंने किसी कारण तो वोट तो डाला। तीसरा चीज, जो अशोक जी बोल रहे थे कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें कर दी मोदी जी ने। अरे जनाब, आप भूल गए, मुलायम जी कहते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गया। जय श्री राम। अब ये तो मैं नहीं बोलता क्योंकि हवा में तो नहीं उड़ा सकता हूं। तब शर्म नहीं आई थी आपको? आज बड़ी शर्म आ रही है आपको जब साफ साफ बात बोली जा रही है। और भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति जो विदेश से आया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, खासकर इस समय पे मुस्लिम समाज के लोग हैं यहाँ पे, जो बांग्लादेश से और दूसरे देशों से यहाँ पर आके अटके हैं, यदि उनको घुसपैठिया कहा जाता है तो आपको बड़ा खराब लगता है, बड़ी मिर्ची भी लगती है, क्योंकि शायद आपका वोट होगा वो। इसी तरीके से आप वोट बढ़ाना चाहते हैं देश की कुर्बानी को रखकर। आपने सपा में वोट बढ़ाया है, कांग्रेस यही कर रही है तुष्टीकरण, और ये होने नहीं देंगे। आप सोचिए, वो कहते हैं कि कोई मंगलसूत्र की बात कर दिया आपने। अरे क्यों नहीं करेंगे जनाब? आपने भारत के उन सब मंदिरों से जिसमें हम दान देते हैं उसका पैसा इकट्ठा करके आप अपनी मस्जिदों को दे देते हो। तो इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, जरूर चर्चा होनी चाहिए। असगर साहब हंस रहे हैं, वो जवाब देंगे आपको। अशोक जी से मैं लूंगा पहले जवाब, उसके बाद असगर साहब के पास आऊंगा। जी अशोक जी, अब अशोक जी की आवाज नहीं आ रही। अशोक जी आपने अनम्यूट कर रखा है शायद। हाँ अब आ रही है। हेलो, हाँ मुकेश जी आ रही है? हाँ अब आ रही है। असगर साहब मैं आऊंगा, इसके पहले अशोक जी को मैं सुन लूं, उसके बाद। जी देखिए, अभी हमारे भाजपा के साथी कुछ बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि उनको कम से कम ये बात नहीं बोलनी चाहिए जो भगवान राम के नाम पर जिस तरह से जमीनों का रेट जो है, राम मंदिर ट्रस्ट ने कैसे कुछ घंटों में जमीनों का कई गुना रेट किया। आपको याद होगा कि सीएजी की रिपोर्ट में ये बताया गया कि अनड्यू बेनिफिट ठेकेदारों को दिया गया। तो भगवान राम के नाम पर अगर भ्रष्टाचार कर रहे भाजपाई लोग, अगर मां गंगा के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे भाजपाई लोग, तो इनको कम से कम शर्म आनी चाहिए। जिसके नाम पे आप लोग राजनीति कर रहे हो, उसी के नाम पे अगर इस तरह से धन कमाओगे, भ्रष्टाचार करोगे, देश को लूटोगे, तो उसमें शर्म आनी चाहिए। अशोक जी बोल लिया, असगर जी के पास जाएंगे, लेकिन पहले शुभेंदु जी पूछ रहे हैं आपसे कि कौन से सीएजी की कौन सी रिपोर्ट आई सीएजी की बनने के बाद? कहां से ले आते हैं डेटा? आप कहां से आकर ले आते हैं? कुछ भी आप मत कीजिए लोगों को। ठीक है, चलिए असगर जी के पास जाते हैं। असगर ठीक है, मैं अशोक जी आऊंगा, तब तक असगर साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। जी देखिए, एक बात तो ये मैं मुकेश भाई बहुत ही मुद्देबाना दरखास्त करूंगा आपके रेस्पेक्ट के साथ। मुझे थोड़ा सा एतराज है आज के इस टाइटल पे कि नमाज की कुर्बानी। नमाज की मुसलमान कभी किसी चीज के लिए भी कुर्बानी नहीं देता और न दी है। यही बता दूं, मैं आज भी नहीं दी है कुर्बानी। क्या सब लोगों ने नमाज पढ़ी होगी? मैंने अभी आपको बताया 12:30 बजे से 3:30 बजे तक का टाइम है। किसी ने 12:30 पढ़ी हुई, किसी ने 2 बजे, किसी ने 3 बजे, और अलग अलग जगह पे होती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। ये टाइटल में जरा सा एक अजीब सा वो लग रहा है, एक कम्युनल पहलू नजर आ रहा है।
जो नहीं होना चाहिए। मोदी जी को कोई मुसलमान नहीं हटाएंगे, ना कोई हिंदू। अगर हटाना होगा तो ऊपर वाला बैठा है वो हटाएगा, और बनाना होगा तो वही बनाएगा, उसके अलावा नहीं। देखिए, मोदी जी को हटाने के लिए या नमाज को छोड़ करके वोट देने की बात नहीं है, इंटेंशन की बात है, बात इंटेंशन की है। अरे भाई, अरे भाई, ये तो वोट देने की बात है। नहीं, वोट देने तो बहुत अच्छी बात है, आप वोट देने गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपने जो कहा कि हाँ ठीक है, संविधान से ऊपर जो है, आप संविधान को हम ऊपर मान लेते हैं, लेकिन एक ही दिन क्यों मानते हैं भाई आप? मैं आपके पहले तो टाइटल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने टाइटल की बात अभी की है, मैं टाइटल की बात मैं अभी कर रहा हूँ। हाँ। मुझे इतराज है इस पे, ऐसे टाइटल बिल्कुल नहीं होने चाहिए जो हमारे दिलों में दूरी। आदमी, व्यक्ति जो है अच्छे काम के लिए अपने अच्छे सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देता है, और आपको लगा जी कि नहीं, यहाँ वोट डालना जो सबसे अच्छा काम है, उसके लिए आपने नमाज की कुर्बानी दी। नहीं दी भाई, कौन कह रहा है कुर्बानी? नहीं, हमारे पास जो सूचना है, हमारे पास जो खबर है, 0.5% भी मुसलमान नहीं होंगे जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी होगी, वोट भी दिया होगा। अच्छा, आपने भी माना ना, तो 100% नहीं है, 0.5% भी नहीं, मतलब 100% नहीं, आपने भी तो माना। अरे भाई, आधा परसेंट तो किसी काम के लिए भी। अरे किसी काम नहीं, आपने कहा ना 100% नहीं है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने अभी आपसे शुरू में कहा था कि जो मैं कहता हूँ वो मेरे अपने ख्यालात हैं, मैं उनको किसी, ठीक है, आप ही जैसे बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनके अपने अपने ख्यालात बन करके इतने ज्यादा ख्यालात हो जाते हैं ना। नहीं होते हैं, सबके अपने अपने हैं। ये तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन की बात ये है कि हो सकता है किसी की छूट गई हो, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को पढ़ना है वो नमाज पढ़ते हैं। अब मैंने आपको उसका तरीका ही बता दिया, ये लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकती है। क्या किसी ने ये मानो भाई 1:30 बजे सब पढ़ दें और सारे साल लोग 1:30 बजे लाइन में खड़े थे, तो वो नहीं है, उसका टाइमिंग होता है और वो पढ़ सकते हैं। हटाने और जोड़ने का सवाल बिल्कुल नहीं हो सकता। सर, असल इस्लाम को फॉलो कौन करता है? सर, असल इस्लाम को फॉलो कौन कर रहा है? आप जैसे 2-4 पढ़े लिखे लोग हैं, 2-4% जो इसको फॉलो करते हैं, बाकी लोग तो भेड़िया धसान है। जो नमाज को जा रहा है इसका मतलब वो नमाज को फॉलो नहीं, तो अब बहुत सारे लोग, आप ही ने कहा ना कि नहीं, मालूमात नहीं होंगे, जो 1:30 बजे लाइन में लगा हुआ है, 3 बजे तक लाइन में लगा, तो फिर छूट गया तो छूट गया, तो वैसे लोग भी तो हैं। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ और लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनको मालूमात नहीं हो। मुसलमानों सबको मालूमात रहती है उस चीज की। मैं उनकी ये टाइमिंग की बात मैंने यूं बताई कि शायद बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज ना हो। एक सवाल अभी भी बहुत जरूरी आया, घुसपैठियों का लेकर। देखिए, जब हम ये बात कहते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम घुसपैठियों की तो एक तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपनी सिक्योरिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इतनी नाकाम सिक्योरिटी है हमारी कि घुसपैठिए आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं साहब? कहाँ से आ जाते हैं? कोई सुरंग तो है नहीं, क्यों आ जाती है? कैसे? ये सवाल है, ये सवाल है, ये पूछा जाता है, हम लोग भी पूछते हैं। हमारे साथ शुभेंदु जी हैं, देंगे जवाब इसका। मैं अपने भाइयों पे, वो लोग जो हमारे लिए हर वक्त कुर्बानी में खड़े रहते हैं, हम भी उनके साथ हैं और उनका एहसान भी मानते हैं, जो सरहदों पे खड़े हैं। लेकिन ये चूंकि वो घुसपैठिए है भी नहीं भाई, या तो आप उनको बुलाते हैं। ठीक है सर, आपने सवाल किया, मैं लेता हूँ, शुभेंदु जी से जवाब लेता हूँ। जी शुभेंदु जी। अजगर साहब, राहुल गांधी जी के नामांकन में यदि 100-150 लोग पाकिस्तानी झंडे लगा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे आप? सर, सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। नहीं, मैं जवाब पूछ रहा हूँ, मैं आपको कांग्रेसी नहीं कह रहा, इसलिए ना उनकी तारीफ करना चाहता, ना उनकी बुराई करना चाहता। अगर वो क्या कर रहे हैं, मैं उनके जवाब भाई को अच्छी तरह मालूम। बालमुकुंद जी से जवाब लेते, लेकिन बालमुकुंद जी चले गए हैं। बालमुकुंद जी थे यहाँ पे, बालमुकुंद जी चले गए। क्या राय है आपका? क्या राय है? आप अशोक यादव जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि गठबंधन में तो है अशोक यादव जी। ये लगभग 150 पाकिस्तानी झंडे आप कर रहे थे। राहुल गांधी के 11 अगस्त 2023 का इंडियन एक्सप्रेस है, जिसमें खबर पब्लिश हुई है सीएजी की। सीएजी अनड्यू बेनिफिट टू कॉन्ट्रैक्टर्स इन अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये सीएजी की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, 11 अगस्त 2023 इंडियन। ये दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है। अभी आपने जो बोला था वो दूसरी चीज है। ख्याल हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। आज हम चर्चा जो कर रहे थे वो इंटेंशन की बात है कि किस तरीके से अपने राजनीतिक बदलाव के लिए या राजनीतिक बदला लेने के लिए लोग जो है अपने नमाज की कुर्बानी। ये बात नहीं मानी बिल्कुल। जी असगर साहब, अब मेरे पास समय की कमी है, आगे मैं इसको नहीं ले जा सकता, बार बार वाइंड अप करने का इशारा किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए असगर खान साहब आपका, शुभेंदु शेखर जी आपका, टीएमसी से हमारे साथ जो अजय राय जी जुड़े हुए थे उनका, और अशोक यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आपने अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो बात की, जो टाइटल दी, किसी बात को लेकर के किसी को ऐतराज़ है, किसी को नाराजगी है, लेकिन जो बात हमने देखी, जो हमारे पास प्रतिक्रियाएं हैं, उसके आधार पर हमने ये कही है और उसके आधार पर ये कहेंगे कि इंटेंशन सही होना चाहिए। और साल में केवल एक दिन आप संविधान को ऊपर मानते हैं, ऐसी बात नहीं। आपको संविधान को 365 दिन जो है सालों भर
ऊपर मानना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कुछ होता है तो वो संविधान होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।